चलिए हम लोग केमिस्ट्री का शुरू करेंगे, केमिस्ट्री का पदार्थ चैप्टर। चलिए तो चलो पढ़ते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पहले पदार्थ देखेंगे। पदार्थ को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं, मैटर। अभी का जो हमारा चैप्टर होगा यहीं पर चलेगा, पदार्थ पर। और सबसे शुरुआत कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का, सबसे शुरुआत लेवल का क्वेश्चन सब होगा। तो ये पदार्थ चैप्टर किसको कहते हैं पदार्थ, तो पदार्थ कहते हैं जो कुछ स्थान घेरे और कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, यानी उसमें भार होना चाहिए। यानी कुछ न कुछ स्थान घेरे और उसमें द्रव्यमान हो, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। जितना भी चीज आप देखते हैं ना, सब कहीं कहीं पदार्थ है। हवा को भी देखते हैं, हवा में भी क्या है, कुछ न कुछ भार है और जगह भी छेकता है। जैसे टायर में देख लीजिए, हम लोग बैलून में देख लेते हैं, जगह भी छेकता है और वहां पर उसका कुछ न कुछ भार है। ठीक है, इसको हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। याद रखनी, या करके द्रव्य, द्रव्य को सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ दोनों बात एक ही होता है। प्रकाश के बारे में सिर्फ ध्यान रखेंगे, प्रकाश भी जगह छेकता है लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए ये पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बारे में याद रखना है। अब द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य को दो गुणों के आधार पर बांटा गया है, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो पहला क्या था, भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, एक रासायनिक गुण केमिकल। ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। तो दो गुण के आधार पर बांटा गया है, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार, भौतिक गुण क्या होता है, तो जो चीज हमें ऊपर से बाहर से दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक गुण। जैसे कोई आदमी काला है या उसके सर पर बाल उड़ गया है, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। और जो दिखता नहीं, आंतरिक गुण, अंदर में कोई चीज है दिखता नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो दिखेगा भौतिक गुण, नहीं दिखा रासायनिक गुण। ठीक, तो ये भौतिक गुण के आधार पर जो हम पदार्थ को देखते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव, यानी लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा होता है गैस। गैस, गैस को इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हो गया कि भौतिक गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अब ये ठोस, द्रव, गैस को ना हम एक स्पेशल यहाँ पर पढ़ा देते हैं, सब कुछ इसी में हो जाएगा। आप लोग सिर्फ शॉर्ट में अब सीखने की कोशिश कीजिए, क्या क्या होगा नहीं होगा याद रखेंगे। ठोस क्या होगा, जिसका आकृति हमेशा निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस। और जिसका आकृति आयतन दोनों निश्चित नहीं होगा वो कहलाएगा गैस। और जिसका आकृति निश्चित नहीं हो लेकिन आयतन निश्चित हो उसको कहते हैं द्रव। ये याद रखेंगे, हमेशा बीच में रहेगा, हर काम में बीच में, यानी ठोस और गैस के बीच में ही रहेगा। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही दोनों का है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं एक ठोस, द्रव और गैस, ये तीन प्रकार हो गया भौतिक गुण के आधार पर। अब इधर हम लोग कुछ कुछ जानकारी देते हैं सब चीज के बारे में। ठीक है, अब क्या क्या जानकारी होगा ये सब देखना है। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकृति, तब देखेंगे आयतन, उसके बाद देखेंगे अंतरा अणु का स्थान, अंतरा अणु का स्थान, उसके बाद देखेंगे अंतरा अणु का आकर्षण बल। अभी बताते हैं सब क्या होता है, अंतरा अणु आकर्षण बल, आकर्षण बल याद रखना है इतना बात। कि चार चीज को हम चार चीज ही देख लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरा पूरा हम लोग समझ जाएंगे इसके बारे में। तो क्या क्या देखना है, सबसे पहले ठोस देखें। ठोस जैसे मान लेते हैं ईंट है, ईंट, ईंट का आकृति निश्चित होता है कि अनिश्चित है। ईंट को देखिए तो यहाँ भी रखेंगे वैसा ही रहेगा, कहीं भी छत पर ले जाके रख देंगे वहां भी वैसा ही रहेगा, जगह भी सेम ही छेकेगा। तो इसका आकृति क्या होते हैं, निश्चित होता है। निश्चित होता है, हाँ होता है निश्चित। आप बोलिए तो द्रव का, द्रव को पानी में देखे, पानी जैसे कि द्रव है, द्रव है, पानी को क्या करें, गिलास में रखेंगे गिलास जैसा बन जाएगा, लोटा में रखेंगे लोटा जैसा, लोहिया में डाल दीजिए लोहिया जैसा बन जाएगा, गमला में गमला जैसा, बाल्टी में बाल्टी जैसा। मतलब आकृति इसका निश्चित नहीं है। इसका आकृति क्या होता है, वो निश्चित, वो निश्चित। और गैस क्या होता है, तो ये तो डायरेक्ट वो निश्चित है, हवा में छोड़िए, गैस सिलेंडर में पूरा भर लेता है, छोटा सा छेद कर देंगे पूरा निकल जाएगा, ये तो अनिश्चित होता ही है। ठीक है, तो गैस के बारे में तो डायरेक्ट है, सब कुछ अनिश्चित हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद देखिए तो आयतन, आयतन क्या होते हैं, आयतन भी ठोस का क्या होता है, निश्चित। आयतन क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों क्या होते हैं, जहां देंगे सब जगह निश्चित ही होगा, तो निश्चित होते हैं। जैसे 1 किलो है, 1 किलो की जगह छेकेगा,
अच्छा द्रव क्या करेगा, द्रव को भी देखिए 1 लीटर लेंगे, बोतल में डालेंगे, बोतल जैसा भले उसका आकृति बन जाएगा, लेकिन 1 लीटर का जगह छेकेगा। लो या हम दीजिए बाल्टी में, कहीं भी जगह उतना ही छेकेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी निश्चित हो जाएगा, तो निश्चित होता है द्रव का। और गैस का क्या होगा, तो गैस का ऐसा नहीं होता है। सिलेंडर में देते हैं 15 किलो गैस रहेगा तब भी पूरा सिलेंडर, 10 किलो रहेगा तब भी पूरा सिलेंडर, देखते हैं वही जगह सीटी एक ही जगह है, सब गैस निकल जाता है। 1 किलो रहेगा तब भी पूरा सिलेंडर रहता है, तो इसका आयतन भी क्या होते हैं, वो निश्चित होता है। तो परिभाषा यहीं से बोल देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जिसका आकृति आयतन दोनों निश्चित होगा, ठोस आकृति अनिश्चित आयतन निश्चित, द्रव आकृति आयतन दोनों अनिश्चित होगा, तो क्या कहेंगे, गैस हो गया। अब अंतरानुक आकर्षण बल, अब पहले स्थान समझते हैं। स्थान क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसका अनंत या असंख्य अणु से मिलकर बना होता है कोई भी पदार्थ, असंख्य अणु, जैसे मान लेते हैं ये अणु है, इसका बहुत सारा अणु है इस पदार्थ के, ये अणु के बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान है, खाली क्या है, स्थान है ये सब, तो इस खाली स्थान को ही क्या कहते हैं, अंतरानुक स्थान, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान को या रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं। तो बताइए अभी सबसे ज्यादा अंतरानुक स्थान किस में होगा, तो देख लीजिए हवा है, हवा में हाथ ऐसे ऐसे डालेंगे इतना खाली है। अब पानी में क्या इतना स्पीड चलेगा, इतना होला से नहीं चलेगा, इससे ज्यादा बल लगाना होगा। और क्या ठोस में चलेगा, अभी दीवार में लगाई, बोर्डे में लगाए, ठोस है तो इसमें साफ ही नहीं चलेगा। सबसे कम अंतरानुक स्थान जो होगा ठोस में होगा, क्या होगा, सबसे कम, सबसे कम, और सबसे इसमें क्या होगा, अधिक, इसमें अधिक होगा, अधिक, सबसे अधिक। और इसमें क्या होगा, तो ठोस से ज्यादा और द्रव गैस से कम, दोनों के बीच में। तो हम सीधा बीच में भी देते हैं, बीच मतलब समझ जाएंगे क्या होगा, ठोस से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा, ठीक। अंतरानुक आकर्षण बल समझेंगे कि अंतरानुक स्थान के बीच जो है, दो कणों के बीच में स्थान है, इस स्थान के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल। अब बताइए किसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो जेकर कण बहुत कम जगह होगा आकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी कम दूरी ज्यादा बल लगेगा। अब मान लीजिए एक रस्सी पकड़ा दें, कम दूर में है तो ज्यादा बल लगाएंगे, एक आदमी यहाँ पकड़ ले, एक आदमी 5 किलोमीटर दूर में, वहाँ बल लगेगा नहीं लगेगा। तो मतलब कि सबसे अंतरानुक आकर्षण बल इसमें सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक, उल्टा नहीं हो गया, जहां अंतरानुक का स्थान कम वहां बल क्या होगा, ज्यादा, जहां सबसे अधिक था सबसे कम, ये क्या होगा, दोनों के बीच में। तो यहाँ बीच में ये केदा लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस तरह से। ये हमारा था ठोस, द्रव और गैस। तो ये पूरा गुण आप लोग इसको डालेंगे, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब जानते हैं पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर चौथा अवस्था, ये 3 अवस्था मेन हो गया, ठीक है। अब चौथा अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चौथा अवस्था, इसको मिटाते हैं तब समझते हैं, ठीक है। अब चौथा अवस्था था प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, यानी पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कहते हैं, यानी चौथा अवस्था। चौथा अवस्था कौन सा है, तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को इंग्लिश में भी प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए प्लाज्मा इंग्लिश में रहने देते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या था, ये प्लाज्मा अवस्था, तो समझिए प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है कि हम यदि ठोस है, कोई भी चीज है ठोस, ठोस को यदि गर्म कर दे, ठोस को क्या कर दे, गर्म, तो क्या बन जाएगा, द्रव। जैसे मान लीजिए जल है, जल, जल के 3 अवस्था को देखिए, एक होता है जल, जल को एक बर्फ होता है, जल, जल कौन अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, बर्फ ठोस अवस्था में, और वाष्प होता है इसका गैस अवस्था, ठीक है। ये 3 अवस्था, जल के 3 अवस्था होते हैं दुनिया में। एक चीज है जल जिसका 3 अवस्था पाया जाता है, वाष्प, जल, गैस, द्रव, ठोस। देख लीजिए तो क्या करते हैं, वाष्प को ठंडा गर्म कर, इधर बर्फ को गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब जल को और गर्म कर देंगे तो ये वाष्प यानी भाप बन जाएगा, ठीक है। तो सेम बात यहाँ समझिए कि हम गैस, ठोस को गर्म करने पर क्या बन जाता है, द्रव, द्रव को गर्म करने पर गैस बन जाता है। और ज्यादा गर्म कर देंगे हाई लेवल तक, यानी जिससे अधिक गर्म नहीं किया जाए, तब वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। जैसे देखें लोहा को, लोहा को खूब गर्म कर दे, खूब गर्म कर दे, खूब गर्म कर दें, तो प्लाज्मा अवस्था में बहने लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा अवस्था, यानी चौथा अवस्था, ठीक है। तो चौथा अवस्था समझे ना, हाई लेवल पर गर्म करना ही क्या कहलाएगा, चौथा अवस्था, ठीक। तो चौथा अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था। जैसे में देखें हम लोग सूर्य को, सूर्य में क्या होता है कि सूर्य में हीलियम और क्या होते हैं, हीलियम होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, दोनों गैस को इतना गर्म हो गया है कि उसमें से जो ज्वाला निकल रहा है, अभी ताप निकल रहा है, हाई टेम्परेचर निकलता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो निकलता है तो उसका अवस्था कैसा है, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था को, जैसे सोना का कोई आभूषण बनाना है
तो सोना को गलाने के लिए हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो गलने लगता है, तो उस गलने वाला अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था ज्वालामुखी में भी जो लावा निकलता है, वो लावा जो बह रहा है, यहाँ पर हम दे देते हैं, लावा जो बह रहा है ज्वालामुखी का, इसी को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था है, न तो ठोस है, न ही द्रव है, न ही गैस है, यह कौन सा अवस्था है, ये प्लाज्मा अवस्था है। वैसे अपना समझने के लिए ना आसान भाषा में अपना खखार देखें, खखार उसको फेंकते हैं, देखिए तो ठोस हमेशा खड़ा रहता है, द्रव बहने लगता है, या गैस भी क्या होने लगता है, बहने लगता है। ये बहेगा खखार को, न तो ये हिलेगा खाली डुलेगा, बहेगा भी नहीं, खड़ा भी नहीं रहेगा, तो ये खखार हो गया। ये क्या है, अब इतने की खखार प्लाज्मा अवस्था है, मतलब इसी अवस्था में प्लाज्मा होता है, लेकिन टेम्परेचर उसका क्या होता है, हाई, तो इसका एनर्जी भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि क्लासरूम में जैसे आग लग जाए तो क्या होगा, सब दिशा भागेगा। तो मान लीजिए क्लासरूम क्या था, ठोस था, सब आदमी बैठे थे, भागना शुरू कर दिया, द्रव की तरह क्या होगा, फैल जाएगा, और ज्यादा भयंकर हो गया तो सब और दूर दूर तक भाग जाएगा, तो ये हो गया गैस। समझिए, अब गैस, अब तभी कोई पीछा नहीं छोड़, कोई बांस लेकर उड़ दिए, खूब किचड़ दिए, तो ये पूरी तरह से टुकड़ा टुकड़ा, किडनी बाहर ही, हड्डी हड्डी, एक हड्डी हड्डी बाहर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा चीज, आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, यही है प्लाज्मा अवस्था। ठीक, तो मतलब कि खूब ज्यादा करके टुकड़ा टुकड़ा में बांट दे, खूब ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कर दे, तो उसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर क्या होगा, हाई, तो इसका टेम्परेचर हाई, एनर्जी भी क्या होगा, खूब हाई होगा। ठीक है, ये प्लाज्मा अवस्था था। उसके बाद देखेंगे प्लाज्मा के बाद एक और अवस्था था, तो एक अवस्था जो खोज किया था, नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जो भारत के ही थे, अपने गुलाम देश में ही जन्म लिए थे। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है ना, इसने क्या किए थे, एक सिद्धांत दिया था, और अंग्रेज को, उस समय में अंग्रेज से देश में, तो अंग्रेज को छापने दिया था कि अपने पत्र में छापिए, यानी पेपर में दीजिए, लोग जाने पश्चिमा अवस्था के बारे में। अंग्रेज ने मना कर दिया कि गुलाम देश के आदमी क्या खोज किया नहीं किया, बुझेल के तहत नहीं खोज की, तो उनका छापा नहीं गया। तो सत्येंद्र नाथ ने क्या किए, उसको एक लिफाफा में बंद कर दिए पूरे सिद्धांत को, अब भेज दिए थे। उस समय में जिंदा थे आइंस्टीन को भेजे थे। आइंस्टीन जब देखा तो भौकाल रह गया कि एक गुलाम देश में एक व्यक्ति इतना बड़ा खोज भी कर सकता है, और तब जाकर के उसने दुनिया से बताया कि ये पश्चिमावस्था सही है, तब जाके उसको छापा गया। तब सत्येंद्र नाथ बोस ने देखा कि आज अगर आइंस्टीन नहीं होते तो हमारा ये पश्चिमावस्था छापा नहीं जाता, और हमारे बारे में दुनिया जानते भी नहीं। तो आइंस्टीन इनको साथ दिए, तो इसलिए इसको ना आइंस्टीन के साथ नाम रखे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो क्या नाम रह गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या था, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का मतलब समझिए, ये तो बोस हो गया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर, आइंस्टीन तो वैज्ञानिक थे दोनों। कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा करना। अब ये क्या कर दिए, गैस को ठंडा करेंगे, बोले क्या बनेगा, द्रव। जैसे वाष्प को ठंडा करेंगे बन जाएगा द्रव, पानी, और ठंडा कर देंगे फ्रिज में रखे तो ये ठोस रूप में आ जाएगा, बर्फ रूप में। तो और ज्यादा ही ठंडा किए, मतलब कि जैसे हाई टेम्परेचर पर इसको क्या किए थे, गर्म किए थे, प्लाज्मा बना। ये हाई टेम्परेचर पर जितना मिनिमम से मिनिमम, कम से कम न्यूनतम ताप पर इसको क्या कर दिए, ठंडा कर दिए। और न्यूनतम ताप कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, इतना पर जाके इसको ठंडा कर दिए। इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा दुनिया में कोई ठंडा नहीं कर सकता है। इतना पर जाके जब ठंडा किए ना, तो एक नया अवस्था बना। और ये जो अवस्था था ये इस तरह का था कि हौला हौला गैस ले लिए, हल्के हल्के गैस को खूब ठंडा कर दिए। तो ठंडा किए, द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदला। तीन गैस ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 गैस, हौला गैस ली, तीनों को ठंडा करके द्रव बनाया, द्रव से ठोस बना, ठोस से भी और -273 डिग्री सेल्सियस पर जब ले गया, तब जाके ये तीनों एक साथ हो गए और एक नया अवस्था बना लिया। जो इसका गुण कुछ आप लोग जान लीजिए, जैसे इसमें इसको रखा गया है इस गिलास में। तो पहला तो ये था, ये नया जो पदार्थ बना है, इसमें करेंट दिया जाए। करेंट जब दिया गया ना, तो कोई भी वस्तु में यदि करेंट देते तो वो गर्म होता है। इसमें कोई गर्म नहीं, हिलबो डोलबो नहीं की, कोई गर्म उरम नहीं हुए, मतलब करेंट जा रहा है, जाओ, कोई मतलब थोड़ा से नहीं, ये नया पदार्थ बन गया। और ये जैसे मान लीजिए गिलास में पानी रखे, तो गिलास की दीवार को क्या करते हुए टच करता है। ये जो नया अवस्था बना, ये जिस बर्तन में रखते थे उस बर्तन के दीवार को टच नहीं करता था। टच नहीं करने का मतलब सुने, सबसे हटा रहता था पारा की तरह। अब ये अपने आप उठ जैसे गिलास में रखे थे, अपने आप उठ के ऊपर झांकने लगता था। अभी बाहर निकलना चाहते थे, बाहर तो निकलते थे लेकिन गति नहीं कर पाते थे। काहे की गति करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी जब ये लॉस करेगा, ये -273 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, घट जाएगा। जब ये घटेगा तब ये
क्या होगा, वो साइस्टाइन मतलब कंडेंसेट से बाहर आ जाएगा, इसलिए ये गति नहीं कर पाया, लेकिन नया अवस्था बनाया गया। ये दोनों अवस्था जो है हमारे, अब कहेंगे कौन कौन चीज है ऐसा, तो हमारे जीवन के लिए इतना ज्यादा नहीं, ये सब वैज्ञानिक के काम का है। तो अपना 3 गो को मेन रूप से याद रखना है, ये दोनों का खाली सिर्फ इतिहास जानकारी रखिए, ठीक है, ये वैज्ञानिक का काम में आता है। अब अगला देखें हम लोग, ये हो गया 5। अब हम लोग चलेंगे कौन चीज पर, तो रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक गुण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, यानी पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कौन कौन चीज था, तो इसको देखिए ध्यान से। एक था तत्व, दूसरा था यौगिक, और तीसरा है मिश्रण। ये 3 गो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक गुण के आधार पर 3 प्रकार हो गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब ये तत्व किसको कहेंगे, अब तत्वों को समझिए पहले। तो तत्व जो होता है ना, एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बना नहीं होता है, यानी इसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिला होता है, तो वह शुद्ध पदार्थ जो अकेले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। जैसे देखेंगे हम लोग सोना, सोना का सूत्र क्या होता है, Au। तो ये क्या है, अकेले है, सोना में कुछ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे सोना को खोखरेंगे तो क्या उसमें लोहा मिलेगा, अगर लोहा मिल रहा है तो समझ लीजिए आपको ठग लिया है कि उसमें वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो मतलब तत्व नहीं है। लोहा है, लोहा क्या है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। तो याद क्या रखना है कि शुद्ध पदार्थ हो, अकेले हो, तो उसको हम लोग तत्व। दुनिया का जितना भी तत्व है ना, इसे पीरियोडिक टेबल पर देखा जा सकता है। तो ये लीजिए पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व है सभी के सभी क्या है, तत्व है। जैसे मैग्नीशियम को देखिए, हाइड्रोजन को देखिए, ठीक है, लिथियम देखिए, सोडियम देखिए, पोटेशियम देखिए, ये सब क्या है, तत्व है, अकेला अकेला होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तत्व। तो तत्व समझ गए। अब देखिए तत्व के बाद ऐसे तत्व समझ लेते हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, तत्व है, अकेला अकेला है। तो लेकिन जब ये 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं यौगिक, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा तो क्या कहेंगे, यौगिक। जैसे यानी क्या है, सोडियम क्या है, तत्व है, इसमें क्लोरीन मिला दिए, क्लोरीन भी क्या है, तत्व है, दोनों मिल गया, यौगिक कहलाएगा, ठीक है। इसी को यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। मूलक भी कहते हैं, जैसे C कार्बन है, तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, दोनों मिल गया तो क्या कहलाएगा, अभी यौगिक कहलाएगा, ठीक है, CH4। इसी तरह से कुछ भी ले, Mg ले लेते हैं, O ले लेते हैं, मैग्नीशियम भी तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व, दोनों मिल गया तो यौगिक। तो ये समझ में आया ना, यौगिक। लेकिन यौगिक में याद रखना है कि मिला हो लेकिन उसका सूत्र होता हो, यानी उसका फॉर्मूला हो। फॉर्मूला बन रहा है तो यौगिक कहलाएगा, फॉर्मूला बन रहा है यौगिक, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिला, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला और उसका सूत्र हो तो यौगिक, सूत्र नहीं होगा तो उसी को क्या कहेंगे, मिश्रण। जैसे देखिए इसमें शरबत ले लेते हैं, शरबत का कोई सूत्र होता है, कोई सूत्र नहीं, लेकिन है क्या, शरबत अकेले बनेगा, पानी, चीनी, नींबू सब डाली तो क्या होगा, उसमें भी मिला है लेकिन सूत्र नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तो समझ में आया ना, अकेला हो, शुद्ध पदार्थ हो, कोई चीज मिलाने हो, तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा, यौगिक। लेकिन उसका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला, अनुसूत्र होना चाहिए। अनुसूत्र नहीं होगा तो इसी को क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, ठीक है। अब मिश्रण समझ में आ गया तीनों चीज। अब देखेंगे तत्वों के प्रकार को, हम इसको मिटा करके अब प्रकार बढ़ाते हैं कि तत्वों का प्रकार कितने हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, ठीक है, धातु होता है। दूसरा होता है अधातु, और ये सब चैप्टर बन के आएगा। तीसरा होता है उपधातु, ठीक है, उपधातु। अब देखिए धातु जो होते हैं ना, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसको हम लोग कहेंगे चालक या सुचालक भी कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, चालक है ये या सुचालक है ये, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग सुचालक, ये लिख देते हैं, सुचालक, ये सुचालक होते हैं। और धातु जो होता है ये कुचालक या अचालक भी कहते हैं इसको, ठीक है, कुचालक या अचालक, कुचालक या अचालक। उप धातु को कहते हैं अर्धचालक, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तत्व ही है लेकिन धातु कहलाएगा, ठीक है। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा
वो क्या कहलाएगा, ओ धातु। तनी तनी थोड़ा थोड़ा प्रवाहित हो, इसको कहते हैं आंशिक रूप से, तब उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया नाम, ये हो गया काम। तो धातु नाम, इसका काम क्या है, धातु नाम, इसका काम क्या होगा, तो काम होगा सुचालक। और धातु नाम कुचालक काम, उपधातु नाम अर्धचालक काम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तत्वों के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु, ऐसे करके याद रह जाएगा। चलिए, अब यह याद रह जाएगा तो अभी यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक क्या होता है, यौगिक तो बता दिए, फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला में 2 तरह के फॉर्मूला होते हैं। जहां कार्बन रहेगा ना, उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और कार्बन नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। इसी को इंग्लिश में कार्बन जहां रहेगा कार्बनिक, कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक, और जहां कार्बन नहीं होगा उसको अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। ठीक है, 2 केमिस्ट्री में बढ़ जाता है, केमिस्ट्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ है नहीं, समझना ध्यान से। जहां कार्बन रहेगा, जैसे CO2, यहाँ कार्बन है तो क्या है, कार्बनिक। NH2, इसमें कार्बन है नहीं है तो ये होगा अकार्बनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से मान लीजिए CH4 लिख दिए, क्या है, कार्बन है, कार्बनिक। CO लिख दिए, क्या है, कार्बनिक। तो इस तरह से समझिए ना। तो 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। परिभाषा समझ आया, परिभाषा की क्या कहेंगे कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे कार्बनिक यौगिक, कार्बन की उपस्थिति नहीं होगा वो अकार्बनिक यौगिक। जैसे में देखें, एक आध लिख देते, NH2 है, COO NH2। इसमें कभी कभी फंसने का डर रहता है कि कार्बन के कार्बन के बाद वाला पर ध्यान देंगे, हमेशा कैपिटल लेटर बड़ा होना चाहिए, बड़का होगा। छोटका ओ दे देगा तो कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे C दे दिया, छोटका A दे दिया तो कैल्शियम है। ठीक है, जैसे CAL दे दिया तो ये क्या है, ये एल्युमिनियम है। तो बड़का हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कार्बन है। समझ में आ रहा है ना कि कार्बन है। जैसे में अभी हम देते हैं CaO, बोले तो कार्बन है कि नहीं है, तो ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको चूना भी कहते हैं, सूखा चूना का सूत्र होता है। ठीक है, तो क्या है, कैल्शियम है। कैसे समझे, तो देख लीजिए, CaO लिखिए, कार्बन के बाद क्या है, छोटका संख्या आ गया, स्मॉल लेटर आ गया, तो ये क्या होगा, कार्बन नहीं होगा। तो कार्बन को पहचान समझ में आ गया ना इसको। तो कार्बन होगा तो कार्बनिक, नहीं होगा तो वो कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा देखेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण में जैसे देख लिए, हम खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, ये क्या है, मिश्रण है, चावल दाल सब मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब के सब मिश्रण हो जाएगा। अब मिश्रण में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं, कुछ सेब काट दिए, कुछ केला काट दिए, कुछ अनार दे दिए, ये सब के सब मिला दिए, तो क्या कहलाएगा, मिश्रण। बोलिए तो इसका जो अवयव है, अवयव मतलब जैसे सेब काट के दिए, अनार है दिख रहा है, तो ये अवयव है। तो ये अवयव जब दिखता है ना, तो इसको कहते हैं विसमांग मिश्रण। ठीक है, ये भी 2 प्रकार में बांट देंगे, विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण क्या होगा, तब परिभाषा समझिए एकदम। देखिए, किताब का ज्ञान और दूसरे के पास धन कभी काम में नहीं आता है। तो कभी भी ये बात को भूलिए नहीं कि किताब में कितना ज्ञान है, या जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपके दिमाग में कितना जा रहा है ये मायने रखता है कि आपका काम कितना होने वाला है। तो आपका काम तभी होगा जब किताब का ज्ञान आपके दिमाग तक पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना है कि विसमांग किसको कहेंगे, तो वैसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयव यानी जिससे मिल करके मिश्रण बना है, तो ये अवयव दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांग मिश्रण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक मसूर दाल ले लेते हैं, चना दाल ले लेते हैं, दोनों को मिला दिए तो मिश्रण बन गया। अब देखिए, तो जो लाल लाल दिखेगा मसूर है, और जो बड़ा बड़ा देखेगा वो क्या है, चना है। तो इस तरह से दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, मिश्रण, विसमांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण, विसमांग। लेकिन अब बताइए, उसी दाल को हम कुकर में दे दिए, गैस पर चढ़ा दिए, 4 सीटी मरवा दिए, अब मिल जाएगा। अब बताइए तो पहचान पाएंगे कौन है मसूर दाल, किधर गया चना दाल, नहीं पहचानेंगे। जहां भी खाइए सब जगह स्वाद सेम रहेगा, दोनों का स्वाद आएगा।
तो मतलब ये मिल गया तो इसको कहेंगे समांग मिश्रण। क्या कहेंगे? समांग मिश्रण। तो दूसरा क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण। जैसे हम नाश्ता लिए थे, नाश्ता से समझिए कि अनार ले लिए, सेब ले लिया, सबको हम क्या किए? जूस मशीन में डाल देते हैं। जूस मशीन में डाल दिए, अब पेड़ दिया, अब ये बन गया जूस। अब बोले ये समांग है, अब दिखेगा? का नहीं दिखेगा, क्या होगा? अब हो जाएगा समांग मिश्रण। ठीक है, तो समांग और विसमांग में अंतर समझ में आया ना? तो पूरा पूरा इस तरह से हमारा हो गया, आज खत्म हो गया ये। अब अगला क्लास में हम लोग शुरू से पढ़ेंगे धीरे धीरे करके केमिस्ट्री का। आपको ना सबसे मेन चीज क्या है कि तत्वों का जो नाम है, ये जो तत्व है, अभी पीरियोडिक टेबल जो देखे हैं, तो इस पीरियोडिक टेबल के जितना भी तत्व है उतना नहीं, कम से कम जितना काम लायक है सबका आपको वैलेंसी याद करना है, सबका संकेत याद रख लेना है। ठीक है, तो संकेत इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो में डाल भी चुके थे कि तत्व, संकेत और उनके संयोग जगता। इसके बाद यौगिक भी दिए थे, यौगिक, उसके संकेत और संयोग का कुछ कुछ याद कर लेंगे ताकि केमिस्ट्री पर पूरा पकड़ बन जाए और केमिस्ट्री का ऐसा धुरंधर खिलाड़ी बन जाइएगा ना। कोई भी आदमी केमिस्ट्री हर विषय से भारी लोग मानता है, लेकिन सबसे मजा आएगा पढ़ने में कब? जब आपको शुरुआत का चीज छोटा छोटा बात को, बेसिक को याद रखेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। अब आप लोग अपना मर्जी से बोलिएगा, हम इसको फिर से बनाते हैं, तो इसको हम मिटा के, ठीक है? चलिए, तो आप लोग हमसे आगे आगे बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए कि आगे आगे बोल पाए। जैसे था पदार्थ, पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया? तो पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन चीज के आधार पर? एक भौतिक गुण और दूसरा था रासायनिक गुण। तो पहला भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा था रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर इसके 5 अवस्था के बारे में, 3 मेन था। ठोस, दूसरा था द्रव, और तीसरा था गैस, चौथा बोलिए क्या था? चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण के आधार पर 3 भाग। एक था तत्व यानी एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। यौगिक, तत्व, यौगिक, इसी को कंपाउंड कहते हैं, और एक था मिश्रण। ये 3 प्रकार हो गया हमारा रासायनिक गुण के आधार पर। तत्व देखेंगे 3 प्रकार इसका भी था। एक था धातु, धातु को कहते थे कौन चीज? धातु को, धातु होते हैं सुचालक, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। ठीक है, उसके बाद दूसरा था अधातु यानी कुचालक कहते हैं, या अचालक भी कहते हैं। ठीक है, और ये तीसरा था उपधातु। उपधातु याद रखेंगे, दोनों के बीच में अंतर रूप से कम से थोड़ा थोड़ा, तो इसको कहते थे अर्धचालक। अर्धचालक, ये हो गया हमारा 3 भाग तत्वों के। यौगिक 2 प्रकार के थे, जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहा गया था, कार्बनिक यौगिक। दूसरा था जिसमें कार्बन नहीं होगा तो उसको कहेंगे अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड। ठीक है, तो ये जाकर के इंटर में तो 2 भाग में आप लोग 3 भाग पढ़ेंगे, एक फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल के बाद कार्बनिक का एक अकार्बनिक। सबसे मेन इसको माना जाता है कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर आपको शुरू से हम पढ़ाएंगे, तो एकदम ध्यान से खाली पढ़ते चलिए, एक भी दिक्कत रहने नहीं देंगे पूरे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का हम खुद सोचते हैं कि पूरा पूरा क्लास करवाएं, ताकि सबका सबसे मेन जो विषय होता है ना, कि इसको लोग भारी जो मानते हैं, हम इस भारी विषय यार रहने नहीं दे, आप लोगों का दिमाग में बैठा दें। तो मिश्रण देखेंगे, मिश्रण भी 2 प्रकार के था। एक जिसका कण दिखे, जिसका अवयव दिखे, उसको कहते थे विसमांग, और जिसका कण नहीं दिखे उसको कहेंगे समांग मिश्रण। समांग मिश्रण एक तरह से ये देखिए, तो समांग मिश्रण बनता कैसे? तो विसमांग के कारण। जैसे दाल था, अलग अलग दिख रहा था तो विसमांग, गला दिए समांग। चीनी है उसमें नमक मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो पतला पतला जो होगा नमक होगा, मोटा मोटा होगा चीनी होगा, और दोनों को मिला के पानी में डाल दिए, अब क्या हो जाएगा? वो समांग। मतलब कि हम कह सकते हैं कि समांग मिश्रण का जो निर्माण होता है वो विसमांग से ही होता है, इसलिए इसको हम लोग विलयन भी कह देते हैं। कौन चीज कहते हैं? विलयन। और इसे आगे चल के हम विलयन को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा रिवाइज हो गया। अब केमिस्ट्री का इतना चीज याद करके आइएगा पूरा तरह से,
अगला क्लास हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।